जैसा कि हम बहुत टाइम से देख रहे थे कि कैसे इंडिया ब्लॉक के बहुत से लीडर्स कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस में थे उनसे कन्नी काटते हुए दिख रहे थे। पहले सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट आया कि वोटर चोरी अभियान से और ईवीएम के पूरी चीजों से मैं सहमति नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि 4 बार मैं इसी पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट होकर आई हूँ, इसी ईवीएम के थ्रू, तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती है। और साथ ही साथ ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अकेले का है। उनका ही एक एंटी एसआईआर एंड फिर वोटर चोरी और एंटी ईवीएम एजेंडा चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब एनसीपी शरद पवार के पार्टी ने इस चीज से साइड हटा, उसी टाइम पे हमने और भी नेताओं को देखा, जैसा अखिलेश यादव हो गए, और भी बहुत लोग एसआई और इन सब चीजों को कंप्लीटली बैन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा दिक्कत है। ये चीज लोग सामने रख के ला रहे हैं। इसके थ्रू में पता चल रहा है कि इंडिया ब्लॉक कितनी बुरी तरीके से टूटती हुई जा रही है, और लोगों के अंदर राहुल गांधी के लिए जो विश्वास था, जो एक रिस्पेक्ट थी, वो धीरे धीरे करते करते डाउन होती जा रही है इस टाइम पर। आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसा भी देख रहे हैं कि कैसे सुप्रिया सुले की एक पिक्चर भी आ गई अमित शाह के साथ। क्या सुप्रिया सुले जैसे और भी बहुत से विपक्षी दल के नेता हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अगर वो रहे या कांग्रेस के एलाइज के साथ रहे तो आने वाले जितने इलेक्शन है सब में ये हारना तय है? क्या ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ इनको लग रहा है? वो जानना बहुत जरूरी है। पर सिर्फ सुप्रिया सुले ही नहीं है जो अपनी पलटी बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे और भी बहुत से नेता दल हैं जो अपना पार्टी का जो उनकी जिनके साथ उनकी अलायंस और इंडिया ब्लॉक से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एनडीए अलायंस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ठीक लोकसभा इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले ये सब चीजें कैसे शुरू हो रही है, पर लोगों के अंदर बिहार इलेक्शन की हार देखकर और जैसा यूपी इलेक्शन का भी हाल चाल चल रहा है, जैसा माहौल है, प्लस जैसा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का हाल चल रहा है, लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में रहने के बाद से उनको सिर्फ हार की ही शक्ल ना देखनी पड़ी। इसलिए लोग अपनी पलटी बदलते जा रहे हैं, और इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर चेंज। जी हाँ, लोग ऐसे नहीं है कि अच्छा मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कोई बोलता है। धीरे धीरे करके एक बिल्डअप बनाया जाता है, जहां पे बीजेपी के नेताओं के साथ या फिर इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टी मेंबर्स के साथ एक सॉफ्टनेस बढ़ाई जाती है, साथ ही साथ समर्थन दिखाया जाता है बातों के थ्रू। और वो चीज अब इस एक लीडर ने करना शुरू कर दी है। जी हाँ, इनकी बातें हमेशा बदलती रहती है, पर इस बार इन्होंने कुछ अजीबो गरीब बोला जिसके बाद से पब्लिक एकदम हैरान हो गई कि अरे ये क्या हो गया। मतलब हमने सुना था कि घी टेढ़े हाथ से निकलता है, पर यहाँ तो घी सीधे हाथ से निकल गया बिना कुछ किए, और लोग भी समर्थन में आ रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी हमारे सामने कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जहां पर उन्होंने एक लड़की ने जिसने हिजाब पहना था वो उनको अवार्ड दे रहे थे, और उसी टाइम पे उन्होंने वो हिजाब ऐसे हाथ से नीचे कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक रिलीजन के खिलाफ है, लड़की के पर्सनल इंडिविजुअल स्पेस के खिलाफ है, रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ऐसे बहुत से प्रावधान सामने, ऐसे बहुत से नरेशन सामने है, जिसके बाद से नीतीश कुमार को बहुत क्रिटिसाइज किया। इन सब चीजों के बीच में बीजेपी नेता तो आए इस चीज को ठीक करने के लिए और इसके समर्थन में बोलने के लिए, पर दूसरी ओर हमने देखा कि विपक्षी दल के नेता भी इसकी इस पूरी चीज को लेके डिफेंसिव हुए। जी हाँ, नीतीश कुमार के हित में बोलते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के हित में वो बोलते हुए दिखाई दिए, और जिस इस बात ने सबको आश्चर्यचकित कर दी कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है, कैसे, आई मीन व्हाट इज दिस मैजिक। तब अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में, कैसे ये पूरा हृदय परिवर्तन हुआ, कि सत्ता का लोभ है या फिर कांग्रेस की सच्चाई सामने आ चुकी है। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज हवा में नहीं होती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि उमर अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में बैठे थे। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो पे उनका क्या कहना है। हाल ही दिनों में उमर अब्दुल्ला की जो पूरे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उसमें उन्होंने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के चक्कर में बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो बहुत ही कट्टरवादिता की तरफ जा रहे थे, और वो बार बार कश्मीरी बच्चों के बारे और हित में ही बात कर रहे थे, और उसको बहुत इस्लामिस्ट एंगल दे रहे थे। बीच में उन्होंने ये भी बोला था कि अगर हमारे कश्मीरी बच्चों को वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया तो हम अपने बच्चों को टर्की भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, और दोनों ही जगह के रिलेशन इंडिया के साथ कुछ सही नहीं है।
पर अभी पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक जब वीडियो के बारे में पूछा गया, नीतीश कुमार के इस बिहेवियर के बारे में पूछा गया, तो फारूक अब्दुल्ला ने डिफेंसिव हो गए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि क्या होगा अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया। पिछली बार जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी और बूथिंग पूल पे जब वोटिंग के लिए लड़कियां आई थी जिन्होंने हिजाब पहना था, महबूबा मुफ्ती ने खुद उनके हिजाब निकाले थे। उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे वोटिंग के टाइम पे हमें कोई हिजाब नहीं चाहिए, सब अपने हिजाब उतारिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कौन वोट कर पा रहा है, कहीं एक से दो बार कोई ना कर पाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो जब महबूबा मुफ्ती ये कर सकती हैं तो नीतीश कुमार ने कर दिया, तो ऐसा क्या हो गया। ऐसा स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आना, एक इस्लामिस्ट नेता की तरफ से आना, बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात थी। इतना ही नहीं, मैं आपको आगे और बताती हूँ कि क्या हुआ। इसके बाद से उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे बोलती हैं कि बीजेपी कि ना, अगर बीजेपी नहीं होती तो अभी कश्मीर भूखे मरता। जी हाँ, उनके कहने का ये मतलब था कि कश्मीर के पास इतना फंड आता ही नहीं, ये सरकार चाहती तो कश्मीर को इतना फंड देती ही नहीं। पर इस सरकार के आने के बाद से हमने टूरिज्म के रेट में हाइक देखी है, हमने फंड्स मिले, और अगर हमें फंड नहीं मिलता तो हमारा और बुरा हाल होता, क्योंकि इसके पहले की भी सरकारें आई हैं और जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे इतना कभी ध्यान दिया ही नहीं है। पर बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट पे काफी ध्यान दिया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कश्मीर के डेवलपमेंट पे, तो उन्होंने यही बोला कि इस सरकार ने हमें दिल खोल के पैसा दिया है। और अगर मैं आपको एस्टिमेशन बता दूं तो करीबन इस साल मतलब 24 से लेके 25 तक जो इन्होंने एक साल काटा है अपने टेन्योर के अंदर, अभी तक जम्मू कश्मीर को 2 लाख करोड़ का ऑफर हो चुका है फंडिंग के थ्रू, जो कि अगर आप कांग्रेस की कार्यकाल से देखेंगे तो काफी कम है। देखिए, गैप तो है ही ईयर्स का, पर जो प्रॉक्सिमिटी है, जो लेवल है, जिस हिसाब से ऊपर बढ़ रहा है टैक्सेस का, या फिर जो फंड्स जा रहे हैं, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पर स्पेसिफिकली कश्मीर के अंदर सोनमार्ग टनल बन रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, अब अमरनाथ यात्राओं के लिए और फैसिलिटीज आगे आ गई हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए टूरिज्म के साथ साथ और भी नई चीजें खुलती जा रही हैं। उसके बाद से उमर अब्दुल्ला को ये समझ में आ गया है कि अगर कश्मीर के हित के लिए और बात करनी है, कश्मीर को उस जल्लोजहद से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी सरकार है। और ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर ली है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से इसी बात का निर्देशन आता है इस टाइम पर। उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे बीजेपी का साथ दिया। उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे कहते हैं कि बीजेपी की वजह से ही हम ग्रो भी कर रहे हैं और उनका होना इम्पोर्टेंट है। उमर अब्दुल्ला ये सत्ता पलट जो कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर एक ऐतिहासिक ट्विस्ट होता जा रहा है पूरे इस पॉलिटिकल इकोसिस्टम में जो जम्मू कश्मीर के साथ सेंटर की चलती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमेशा ही रूठा हुआ वो बच्चा है इंडिया का जो कभी भी सेंटर से खुश नहीं होता है। हालांकि हम जम्मू वाले को एक्सक्लूड करें तो कश्मीर तो कभी भी ही नहीं होता है खुश, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये कंप्लेन्स होती है, वो कंप्लेन्स होती हैं। बट अगर आप देखेंगे इस बार ये कंप्लेन्स कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, लोगों के अंदर विश्वास और धैर्य आ रहा है। और अगर उस स्टेट का सीएम, सॉरी यूनियन टेरिटरी का सीएम खुद सामने सामने सेंटर की तारीफ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट के अंदर भी वो इन्फ्लुएंस बैठेगा, और वो इन्फ्लुएंस कश्मीरियों के अंदर अब दिख रहा है। जिस हिसाब से पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर सामने आया, उसके बाद से कश्मीरियों को एक कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद से भी हमने टूरिज्म में अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि कश्मीर के लोग भूखे मर रहे हैं उसके बाद से। तो इसके बाद से कश्मीरियों को एक ट्रस्ट बैठ गया इस गवर्नमेंट के साथ, और फारूक अब्दुल्ला को समझ में आ गया कि और दिन अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ चले तो चारों खाने चित हो जाएंगे। वो भी बीजेपी के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ बोला कि एसआईआर के हम कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम अगेंस्ट है, इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग हैं जो एसआईआर के अगेंस्ट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज बोली जो कि इनफ थी। जी हाँ, किस तरीके से पहले उन्होंने वो बोला, फिर उन्होंने ये दूसरा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी की तारीफ कर दी। सब चीज इस टाइम पर बीजेपी के साथ आती जा रही है, लोगों को पावर समझ में आ रहा है और लोगों को डेवलपमेंट दिख रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये सारे लीडर्स, आपको क्या लगता है इतने सालों तक, बीजेपी तो 2014 में ही आ गई थी, लेकिन 2025 में कैसे फारूक अब्दुल्ला, लेकिन 2025 में कैसे उमर अब्दुल्ला इस चीज को लेके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो चेंजेस आगे जा रहे हैं इसका जो बेनिफिट है वो बीजेपी को आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मिलेगा। क्या यहाँ पे स्पेकुलेशन ये भी आ रही कि क्या उमर अब्दुल्ला
इंडिया अलायंस ज्वाइन करने वाले हैं? क्या अपना बेटर फ्यूचर जो वो देख रहे हैं उस तरफ वो बढ़ने वाले हैं? क्या बीजेपी के साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो कश्मीर के साथ और कितने डेवलपमेंट्स और कितनी चीजें होंगी, ये भी देखना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिस हिसाब से वो अच्छे वर्ड्स पुट अप कर रहे हैं लैम्पलाइट में आने के लिए, काम तो वो चीज कर रही है, पर अगर वो एक्चुअल में ये सब चीजें मीन करती हैं तो क्या बीजेपी के साथ ऐतिहासिक अलायंस बनने वाली है उमर अब्दुल्ला की पार्टी की? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कश्मीरियों का इस पे क्या रिएक्शन होगा, और अगर ये चीज सही हो गई तो काउंटर टेररिज्म जो पीओके वाले साइड होता है, उस साइड पर क्या नए रूल्स और रेगुलेशन आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखते हैं उमर अब्दुल्ला के साथ आगे बीजेपी की क्या साझेदारी बनती है, कैसी बातचीत होती है, और जो वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं क्या सच में इंडिया अलायंस को छोड़ के वो इंडिया अलायंस की तरफ आने वाले हैं? क्या इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से टूटने वाला है? किस जिस तरीके से सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी इकलौते मेंबर्स बचेंगे इंडिया ब्लॉक के? ये सब चीजें लोकसभा इलेक्शन के पहले ढंग से पता चलेगी। पर बिल्डअप जिस हिसाब से ये पार्टीज कर रही हैं और इनके चीफ कर रहे हैं, इससे तो यही स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि क्या पता इंडिया अलायंस में और लोग जुड़ने वाले हैं। और अगर ये लोग जुड़ गए तो सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स का ही नहीं, पर पॉलिटिकल इकोसिस्टम का क्या होगा? विपक्षी दल के नेता इस चीज पे कैसे एक्ट करेंगे? और राहुल गांधी जो जिनको बहुत गुमान था इंडिया ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था ऑपोजिशन के हिसाब से हम देखेंगे। ऑल दो एंड में जाते जाते बीजेपी ने काफी हद तक जीत हासिल कर ली थी और साथ ही साथ एक अच्छा मार्जिन क्रिएट किया था। पर वो मार्जिन भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट किया था, मार्जिन ठीक था, ऑपोजिशन ने भी अच्छी खासी सीट उठाई थी। अब इस टाइम पे अगर पूरब के हिसाब से देखा जाएगा तो लोग उखड़ते हुए दिख रहे हैं, पर अभी भी दक्षिण भारत का जो पूरा साथ है वो कांग्रेस के साथ है। तो इस टाइम पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। इन सारी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को रिविजिट करिए, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिलेटेड काफी खबरें मिलेंगी, जियोपॉलिटिकल खबरें मिलेंगी, और नेशनल भी जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चल रही हैं उसकी भी मिलेगी। एक नई आइडियोलॉजी, एक नया ओपिनियन सामने देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ